नमस्ते दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर क्या होगा। दो कविताएं हैं जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, काफ़ी प्रभावित किया मुझे। उसकी व्याख्या जो है मैं अपने हिसाब से करूँगा। दरअसल होता क्या है कि कवि लिखते वक्त अपने हिसाब से लिखता है, अपनी सोच के साथ लिखता है, लेकिन सामने वाला उसको कैसे सुनता है वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है। तो इसलिए उसकी व्याख्या जो है मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा। मैंने उस कविता से क्या सीखा है, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, सोचने का तरीका मिलेगा नया, और एक बेहतर समझ आपकी विकसित होगी जीवन को लेके, दुनिया को लेके। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ ये सब बताने वाला। तो मेरी योग्यता ये है कि अभी तक मेरे 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। और मैंने जो यूपीएससी का मेंस लिखा था पिछली बार, उसका वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल था वो मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था। तो आप सोच सकते हो कि मुझे हिंदी साहित्य में कितनी रुचि है। ठीक है, तो पहली कविता होगी अंतिम ऊंचाई शीर्षक से, जिसको कुंवर नारायण ने लिखा है। तो देखते हैं इसको। पहला पैरा है कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आगे बढ़ते जाने का मतलब क्या है। तो ये मतलब जो है सबके लिए अलग अलग है। किसी को अपने जीवन में पैसा चाहिए, किसी के लिए प्यार ज़रूरी है, किसी के लिए इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को शोहरत चाहिए। तो एक क्लियर कट गोल नहीं है, जो वन साइज जो फिट्स ऑल वो वाली अप्रोच नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग है, ये है। अब दसों दिशाएं जो हैं, इसका क्या मतलब निकलता है। तो दसों दिशाएं का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और उसमें से हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई एक चूज़ करते हैं, या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसलिए जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बढ़ जाता है, और हम लोग ऐसा फील करते हैं कि डायरेक्शन लेस हो गया है, मतलब एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। तो ये एक तरह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो इन्वायरमेंट है, वो लगातार चेंज हो रही है, लगातार एवर चेंजिंग सिनेरियो है। ठीक है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमेशा चेंज हो रही है। आप कुछ भी देख रहे हो किसी के रेफरेंस में देख रहे हो, कोई ट्रूथ हो गया, कोई फैक्ट्स हो गया, वो भी किसी के रेफरेंस में है। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। अब इसके हिडन मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें क्या जो गूढ़ रहस्य है, क्या छिपा हुआ है, वो देखते हैं। एक तो इसमें ये भी हो सकता है कि कवि जो कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हो, कि मेडिटेशन करने से ये सब जो है दूर हो सकता है और मन जो है एकाग्र हो सकता है। दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि ये आज की जो आधुनिक दुनिया है, हमारा जो आधुनिक जीवन है, और उसमें जिस तरह का रैट रेस चलता है, वो उसकी सच्चाई दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं कंपटीशन में, बाकी लोग भी हैं। तो ये है। तीसरा हिडन मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये खुद को, मतलब आत्मचिंतन की एक जर्नी है, खुद को पाने की जर्नी है। तो ये भी हो सकता है, मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, अभी बस गेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मैंने अक्सर इस उलझुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उलझुलूल दुनिया का मतलब क्या है। उलझुलूल दुनिया तो ये है कि यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं बनता है किसी चीज़ का। ये हम ह्यूमन है कि अपने हिसाब से हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मतलब और कुछ ना कुछ सेंस निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है एक पल में कि अच्छा इस चीज़ का ये सेंस बन रहा है, ये मतलब निकल रहा है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि ये सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब चीज़ों में लॉजिक ही नहीं है कुछ। तो ऐसा होता है। इस पे आप
और ज़्यादा जानकारी के लिए कि हम ह्यूमंस कितने ज़्यादा इलॉजिकल हैं, आप एक बुक है प्रेडिक्टेबली इरेशनल, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। कि मतलब एक पल में लगता है कि अरे ये तो सब समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, फिर नेक्स्ट ही मोमेंट में लगेगा कि अरे क्या ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो वही सारे लॉजिक जो हैं एक ही झटके में फुस हो जाते हैं। अब 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने का जो मतलब है क्या है। अब इसका तो ये मतलब हो सकता है कि जो रावण जो है उसके भी 10 सर थे, तो वो एक अहंकार का प्रतीक हो सकता है ना। दूसरा ये भी मतलब हो सकता है 10 सर है कि मतलब बंदर की तरह उछलता मन है कि कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ठीक है। और ये भी है कि हम लोग को तो थॉट्स तो आते रहता है, विचार जो है वो चलते रहता है, वो कंटिन्यूअस साइकिल है। तो वो भी मतलब कि एक तरह से श्राप ही बोल लो कि श्राप ही है कि वो थॉट्स लगातार कंटिन्यूअसली आते रहता है। 20 हाथों से पाने की कोशिश क्या है, ये कहीं ना कहीं लोभ को दिखाता है ह्यूमन के, और डिजायर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, अनएंडिंग डिजायर्स, उसको दिखा रहा है। अब इसके हिडन मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है हिडन मीनिंग कि ये मल्टीटास्किंग और ओवर डिजायर की बात कर रहा हो, कि एक ही समय में हम बहुत सारे काम आजकल करने लगे हैं, ठीक है, और कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है, तो उस पर ये हो सकता है। और डिजायर तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं डिजायर, ठीक है, और डिजायर को देखते भी नहीं है सही से, ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि लैक ऑफ एनालिसिस, कि हम लोग सिर्फ डिजायर कर लेते हैं, फिर डिजायर को देखते नहीं है कि डिजायर क्यों आया था, वो फुलफ़िल हो गया तब क्या हुआ, जब फुलफ़िल नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो इस तरह का एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं, बस हम लोग जो है वो रैट रेस में वो सिर्फ बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट पैरा जो है ना, ये पसंदीदा पंक्ति है ये मेरी, कि शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। ये बिल्कुल दुनिया की रियलिटी है कि जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो एक एनर्जी रहती है, एक उमंग रहता है, एक एंथुजियास्टिक तेवर रहता है, लेकिन धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो इंटरेस्ट चला जाता है ना, वो बिलीव करने का जो ये रहता है वो चला जाता है। ये मोस्टली लोग के साथ होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये होता ही होता है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर, है ना। मतलब वो उस जर्नी में हम लोग भूल जाते हैं कि अरे हम ही ने जब स्टार्ट किया था तो कितनी एनर्जी के साथ स्टार्ट किया था, है ना। वो कुछ भी हमें याद नहीं रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। ये इंटरेस्ट क्यों लूज़ होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। रीज़न तो ये होता है कि जैसे सब कुछ एवर चेंजिंग है, तो परिवर्तन के कारण हो सकता है कि जब हमने स्टार्ट किया होगा तो कुछ और सोच के किया होगा, तब कुछ और स्टेट ऑफ माइंड में रहे होंगे, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में चीज़ें बदली होंगी, तो उसके हिसाब से फिर गोल भी चेंज होता है, या जो भी है मेंटेलिटी भी बदलती है, वो हो सकता है। और ये भी चेंज होने का इंटरेस्ट लूज़ होने का कारण ये भी है कि 10 सिर और 20 हाथ, वही कि वो विचार लगातार आते रह रहे हैं दिमाग में, है ना। और वो मल्टीटास्किंग वाली ये कि 20 हाथों से पाने की कोशिश, तो वो मल्टीटास्किंग ये और मतलब लालच बोल लो वो है, तो उसके कारण से लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अब हिडन मीनिंग इसके क्या क्या हम निकाल सकते हैं। एक तो है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी है वो कम होती है, ठीक है। पेशेंस और कंसिस्टेंट बहुत कम लोग रह पाते हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, पूरे जर्नी में, तो वो चीज़ है। अब जो एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये जो काम है ये 3 महीने में हो जाएगा, पता चलता है कि 6 महीने में वो काम 10% भी नहीं हुआ है, तो वो चीज़ होता है। तब एक ये सेल्फ फाइंडिंग जर्नी भी हो सकती है कि जब हम लोग आत्म खोज में निकलते हैं तो शुरू में लगता है कि ये विधि है, ये मेथड है, ये ऐसे करेंगे तो इतने वक्त में ये हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं होता नहीं है, भटकते हैं हम लोग, तो फिर वही आ जाता है, कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट आते रहता है। हिडन मीनिंग में ये भी है कि डिजायर जो होते हैं उनके मोमेंट्री नेचर होते हैं, मतलब कि एक क्षण को आपके ये डिजायर आएगा कि अच्छा ये ऐसे करना है, वो डिजायर कब ख़त्म हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। फिर दूसरा डिजायर आ जाएगा, तो ये है।
एक ये भी इसका हिडन मीनिंग हो सकता है कि जो आजकल की उपभोक्तावादी मानसिकता है ना, वो कि मतलब कि कोई भी नई चीज़ आई उसको हाथों हाथ हमने ले लिया है ना, और फिर जो पुराना है वो तो पुराना ही हो गया। तो वो चीज़ है कि कंज्यूमरिज्म कल्चर जो है उसके कारण भी ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट पैरा में आ जाओ, ये लास्ट, कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। इसको देखते हैं। दुर्गम वन और ऊंचे पर्वत यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइफ में हर्डल्स आते हैं, जो स्ट्रगल होता है हम लोग का, जो मुश्किलात आते हैं, उनकी बात हो रही है। और अंतिम ऊंचाई देखो, ये सबके लिए अलग अलग है। अंतिम ऊंचाई मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कि इस लाइन का क्या मतलब है, कि ये वाले लाइन का, कि तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता नहीं है, कोई अंतर नहीं बचा है। इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो है कि वो जो है ना, जर्नी में हम लोग इतने खो गए हैं कुछ मतलब रैट रेस में, कि वो ह्यूमन टच जो है ना, ह्यूमन इमोशंस वो चला गया है। हम लोग इतने इमोशंस, पत्थर में क्या है, इमोशनलेस है, और आदमी भी अगर वैसे हो गया तो दोनों सेम हो गया है ना। तो हम लोग इतने ये हो जाते हैं कि मतलब कुछ पाने की कोशिश में, ये एक सेल्फ फाइंडिंग जर्नी भी हो सकती है ना, कि हम लोग इतने मतलब ये हो गए, सुख दुख से परे हो गए, और ये हो गए, समभाव में हो गए, कि मतलब अब सब कुछ बराबर ही है, कुछ किसी में कुछ अंतर ही नहीं बचा। क्योंकि निर्जीव और सजीव में तो इमोशंस ही है ना जो हम लोगों को ये करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या है, हम में और पत्थर में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट ये देखो, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। ये लाइन कुछ पिछली लाइन का ही ये है, एक्सटेंशन है, कि अब भाई समभाव में चले गए हैं, न सुख से कुछ फर्क पड़ रहा है, न दुख से फर्क पड़ रहा है ना। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, वो वाला भाव हो गया कि कर्तव्य पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। इमोशनली पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं। ये एक तरह से कहीं ना कहीं बताता है, आत्मनियंत्रण को बताता है, और जो मेंटली जो टफनेस है, जो मानसिक दृढ़ता है, उसको बताता है। अब ये लास्ट वाली जो दो लाइन है वो देखेंगे कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में कोई फ़र्क नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका ये मतलब, एक तो ये मतलब हो सकता है कि ऐसा सब कुछ जीतना ही नहीं है, अगर तुम मैदान में डटे हुए हो तो वो भी किसी जीत से कम नहीं है, ये मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि गीता का जो कर्म योग बोलता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो उससे भी ये लाइन इंस्पायर्ड हो सकती है। अंत में ये लाइन जो है इंटरनल पीस और टफनेस की भी बात करती है, कि आंतरिक रूप से आप कितने मजबूत हैं और कितने टफ हैं, इस चीज़ को ये बताती है। तो ये काफ़ी कविता जो है ये काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल पोएम है, और काफ़ी ये कहीं ना कहीं आंतरिक जो उथल पुथल है उसको खोजने का काम करती है, उसकी ओर इशारा करती है, और उसकी ओर उसकी यात्रा पे निकलने के लिए प्रेरित भी करती है। अब देखेंगे दूसरी कविता जो है, दूसरी नज्म जो है, ये खेल क्या है, इसको लिखा है जावेद अख्तर ने लिखा है। इसको देखते हैं हम लोग। तो लाइन से ये है कि मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों सियाह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ। मुखालिफ मतलब तो ये होता है शत्रु या अपोनेंट। तो देखते हैं इसका क्या, ये 3 लाइन का ये है। तो एक तो है कि अब वो बोल रहा है कि भाई उसने चाल चल दिया है सामने वाले में, और वो वेट कर रहा है। ये वेट करना कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि आप जो है वो प्रेशर में है, आपको जवाब देना ही है। जो भी सामने का सिचुएशन रखा गया है, जो परिस्थिति रखी गई है, आपसे एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी का कि आप इस सिचुएशन में ऐसा करोगे या ऐसा करोगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो है। इस लाइन का यही मतलब है। अब ये सफ़ेद खानों सियाह खानों, इसका क्या मतलब है, ये कॉन्ट्रास्ट को सिग्निफाई कर रहा है कि ये कि
झूठ है, सच है, अमीरी है, गरीबी है, जो भी मतलब जो डुअलिस्टिक नेचर है, जो द्वंद्वात्मक जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो द्वंद्व होती हैं, दो एक्सट्रीम जो हैं, उसके बीच का जो ये है कॉन्ट्रास्ट, तो ये उसी को बताता है। लास्ट में इन्होंने बोला है कि मैं सोचता हूँ। इसका क्या मतलब है? देखो, ये इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ खेल नहीं चल रहा है, ये सिर्फ शतरंज का खेल नहीं है, ठीक है। इसमें सोच भी रहा है कवि, है ना, कवि सोच रहा है, वो आत्ममंथन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। ये एक तरह से ह्यूमन लाइफ को भी डिनोट करता है कि ठीक है, मतलब एक तो जो भी है भगवान ने हमें जो भी ऐसा बना दिया है, जो भी है वो तो खेल चल ही रहा है, और उसमें से हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि अरे ये क्या हो रहा है, या इस जीवन का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ये भी मतलब हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। यह मोहरे क्या हैं? अगर मैं समझूं यह जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या, हारना क्या? न ये जरूरी, न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है? इसको समझते हैं। इसमें ये देखो कि अगर मैं मान के चलूँ कि ये सिर्फ मतलब लकड़ी का ही है, इसका मतलब क्या है? लकड़ी का ही है तो मतलब खिलौना है तो क्या है, वो मीनिंगलेस ही है एक तरह का, वो कोई मीनिंग नहीं रखता है ना। एक तरह से ये भी बता रहा है कि ह्यूमंस जो है, अगर कोई अटैचमेंट ना रहे, कोई इमोशंस ना रहे, तो क्या है, लकड़ी का ही है ना। एक तरह से वो सब मोह माया है, वो वाली मेंटेलिटी कि अगर हम मान ले, कभी वैसा मान ले कि सब मोह माया है ना, तो फिर तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। तो वही है कि ना खुशी है ना हार में, ना जीत में, वो वाली बात हो गई, है ना। तो फिर जो है कवि वो लास्ट में पूछ रहा है तो खेल क्या है फिर? तो ठीक, मतलब वो सवाल कर रहा है, खुद से सवाल कर रहा है कि ठीक है, अगर ये सब बेमतलब की चीज़ें हैं तो आखिर फिर लाइफ है किस लिए? लाइफ का क्या मतलब है, क्या पर्पस है? ये आप देख रहे होंगे कि जो कवि जो है ना, अभी देखोगे 2 ही पैराग्राफ में इन्होंने हर बार क्वेश्चन पूछा है, हर बार कुछ ना कुछ पूछा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक आत्मचिंतन, जो एक शैली है कविता लिखने की या विश्लेषण की, आत्मविश्लेषण, उसको कहीं ना कहीं ये दिखाता है। ये आपको आगे भी इस कविता में मिलेगी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच हैं बादशाह, वजीर, प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे, सारे इरादे। अगर मैं ऐसा मान भी लूँ तो सोचता हूँ यह खेल कब है? अब तो ये पता चल गया पिछले पैरा में कि पिछले पैरा में हुआ था कि वो मान लिया कि ये सब इमोशनलेस और ये सब मान लिया कि लाइफ कुछ नहीं, सब मोह माया है। लेकिन अब चूंकि लाइफ जीना है तो मानना पड़ेगा कि यही सच है ना। अगर ज़िंदगी जीना है तो मान के चलना पड़ेगा कि यही सच है, ठीक है। मतलब यू हैव टू बिलीव इट डिस्पाइट द फैक्ट। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें रियल नहीं है, फिर भी आपको जीने के लिए ये सब जो भी आपको रिलेशंस हो गया, रिश्तेदारी हो गया, ये सब हो गया, इसमें आपको बिलीव करना ही होगा, ठीक है। और जब आप बिलीव कर लोगे तो ये भी है कि जब बिलीव करोगे तो फिर तो आप पे खतरा भी आएगा, है ना। आपके दुश्मन भी होंगे, है ना, और फिर आपके ऊपर ये भी हो सकता है, आपके डेथ का भी ये हो सकता है, मृत्यु भी आ सकती है, तो ये सब है। लेकिन फिर देखो, फिर ये लास्ट में ट्विस्ट किया है कि अगर मैं ऐसा मान भी लूँ तो सोचता हूँ कि यह खेल कब है ना। अगर कोई भी नॉर्मल गेम है ना, अगर उसमें सही का वो सही का ये आ गई, सही की मौत आ गई, सही का मौत का अगर एंगल शामिल हो गया, तो फिर खेल रहा ही कब, है ना। वीडियो गेम में क्या होता है कि आदमी मतलब प्लेयर मरता है और फिर वो जिंदा हो जाता है, फिर नई लाइफ मिल जाती है। लेकिन ये अगर मौत अगर सच की अगर हो जाए, शामिल हो जाए खेल में, तो फिर खेल है ही ना, वो खेल नहीं है वो, क्योंकि उसमें मौत भी इंक्लूड हो गई। ये है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वही है नेक्स्ट, वो पिछले पैरा का कंटिन्यूएशन है कि उसने मान लिया है कि भाई ये रियल चीज़ है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये रियल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग को पता है कि ये चीज़ें रियल नहीं है। लेकिन चूंकि जीना है, ज़िंदगी आगे बढ़नी है, तो इसीलिए कि यह जंग है
मुझको जीतना है। यह जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई यह कहता है जैसे मुझसे, यह जंग भी है, यह खेल भी है। यह जंग है पर खिलाड़ियों की, यह खेल है जंग की तरह का। ये देखो, ये लाइन देखो, ये वही है कि यह वो सर्वाइवल वाली बात हो गई है ना, ह्यूमन सर्वाइवल की बात है कि जब पता चल गया कि ठीक है ये खेलना ही है, तो ये सर्वाइवल का भी क्वेश्चन आ गया। कंपटीशन भी होगा बहुत तरह का, तो वो भी चीज़ है। ये भी हो गया, और जिसमें अब फिर वो मतलब ही नहीं रहता कि आप नैतिक राह पे चल रहे हो और क्या कर रहे हो। बाई हुक और बाई क्रुक जो है वो बस ये है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो वाली बात आ जाती है। अब ये जो 4 लाइन है ना, वो मेरी इस कविता में सबसे फेवरेट लाइन है कि इतना अभी तक का जो भी कविता की जो धारा चल रही थी, अभी तक ये पता चला कि ज़िंदगी जो है वो कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, कुछ रियलिटी और कुछ इमेजिनेशन। बट दोनों कितना है ये सवाल है ना। और यही हम लोगों को फिगर आउट करना होता है, क्योंकि कोई क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं है कि ये इतना है, इतना पोर्शन में है। तो इसी पे पूरी लाइफ है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आँच ना आए। वजीर ही को है बस इजाज़त कि जिस तरफ भी वो जाना चाहे। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। अब ये जो पूरा जो पैरा है, इसमें वही है कि समाज की जो इनइक्वलिटी है और जो प्रिविलेजेस कुछ लोगों को मिले हुए हैं और जो पावर स्ट्रक्चर है उसको बताता है। और उस पर जो है कवि जो है वो सवाल भी कर रहा है कि भाई रूल्स अगर है तो इस तरह का क्यों है, रूल्स क्यों है। पहले तो देखो, जो भी रूल्स बनते हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी समाज में, किसी भी देश में, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि जो टॉप के लोग होते हैं वो बनाते हैं, जो भी सत्ता में ऊपर रहते हैं वो बनाते हैं, है ना। तो वो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाएंगे ही कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और वो तो नीचे वाले लोगों के लिए ये नहीं देखेंगे कि उनको क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। मतलब लोकतंत्र में होना तो ऐसा ही चाहिए कि जो हाशिए पे लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं सो कॉल्ड पावर में, तो उनको देख के चीज़ें और रूल्स डिराइव किए जाए। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लोग अपने हिसाब से रूल बना लेते हैं, है ना। तो शतरंज भी कुछ कुछ उसी तरह का है कि उसमें ये है कि भाई अगर किंग जब तक है तब तक खेल में हो, आप किंग गया तो आप हार मान लेते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो है वो किंग को बचाने की कोशिश होती है। वजीर जो है वो जिस तरह भी चल सकता है ना, मतलब कहने का मतलब अगर आप पावरफुल हैं तो आप किसी भी तरह से रूल को बेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब नियम गया तेल लेने। इस पे वही है कि और जो प्यादा है, जो मतलब कि जो सबसे पावर स्ट्रक्चर में सबसे नीचे के लोग हैं, है ना, तो उनका देखो, उनका है कि एक बार अगर आगे चल दिया, एक घर आगे चल दिया तो पीछे नहीं चल सकते हैं, है ना। वो अपने घर वापस जा ही नहीं सकते पीछे लौट के। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है, इस पे जो है, इस पे कवि जो है वो सवाल कर रहा है, बार बार कर रहा है कि इस तरह का उसूल क्यों है ना। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ये लास्ट पैरा है कि मैं सोचता हूँ अगर यही उसूल है तो फिर उसूल क्या है, अगर यही खेल है तो फिर यह खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। अब वही कवि जो है सवाल कर रहा है कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो क्यों है फिर, मतलब अगर यही रूल है, यही नियम कानून है, तो फिर नियम कानून का मतलब क्या है ना। अगर यही खेल है, यही पावर स्ट्रक्चर और ये सत्ता का खेल चल रहा है, तो फिर ये खेल मतलब क्या है ये। मतलब एक तरह से इरिटेट हो रहा है, सवाल भी कर रहा है ना। अब जो है ये जो है कविता जो ख़त्म हुई है, ये कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट में ही ख़त्म हो गई है ना, कि कब से उलझ रहा हूँ। और वही है कि फिर वही है कि ये सब सारा चीज़ जानने समझने के बाद भी फिर सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन रहता है कि चलो ये तो तुमको सिचुएशन दे दिया गया है, अब तुम जो है वो रिएक्ट करो, है ना। बेसिकली रूल जो होता है वो क्या होता है, आसानी के लिए बनाया जाता है, सुविधा के लिए बनाया जाता है। मगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रूल्स किस लिए बनाया गया है। रूल्स ऊपर के लोग बना रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, ताकि क्या हो, जो असमानता की जो खाई है, जो गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो मेंटेन हो सके।
तो आज की कविता में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।